नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप जानते हैं देश में इस वक्त बड़ी बहस छिड़ी हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के इर्द-गिर्द। लॉ कमीशन सजेशन मांग रहा है, विचार मांग रहा है और 8.5 लाख से ज्यादा विचार शेयर भी किए गए हैं, ये खुद लॉ कमीशन इस वक्त कह रहा है। इस मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं तो जयपुर डायलॉग्स के संजय दीक्षित जी, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी है। संजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो यूसीसी पर गवर्नमेंट, ये लॉ कमीशन ने जो विचार मांगे, उसके बाद से आप भी जानते हैं, आप तो काफी प्रोग्राम्स लगातार कर ही रहे हैं कि यूसीसी पर बहस छिड़ी हुई है। मैं आपसे बहुत जो इसके फोकस में है, क्योंकि मैंने बहुत डिबेट्स खुद कंडक्ट की हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपको क्या लग रहा है इस बार इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर संजीदा है, गंभीर है और ये आएगा, या आपको लग रहा है जैसा कि ऑपोजिशन बार बार इस चीज को दावा कर रही है, क्लेम कर रही है कि ये तो दरअसल चुनावी साल है इसलिए यूसीसी की बात कर रही है? देखिए, जहाँ तक संजीदा होने या ना होने की बात है, ये पॉलिटिकल इशू है। यूसीसी को भी आप कम से कम दो तरह से देख सकते हैं, इसके और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन दो जो है, एक तो आप इसकी बात कर लें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से, जो संवैधानिकता है उसके हिसाब से यदि इसकी बात कर लें तो एक तो वो है इशू, और दूसरा पॉलिटिकल इशू है। तो अब वो पॉलिटिकल इशू जो है, इट इज़ नाइदर हियर नॉट देयर, क्योंकि अगर ये लगातार जो है वो यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में लेके चलती आ रही है बीजेपी, और जब चुनाव होगा और उस वक्त पर सबसे पहले वो ये एग्जामिन करेंगे जो विरोधी लोग हैं, और उस समय ये कहेंगे कि देखिए, आपने तो अपना मैनिफेस्टो भी पूरा नहीं किया, आप बड़ी बातें करते थे। पिछली बार जब वो राम मंदिर में कोशिश कर रही थी सरकार की भाई जरा एक्सपेडाइट करवा ली जाए हियरिंग, तब कांग्रेस ने उसको, आपको ध्यान है कि जानबूझकर कपिल सिब्बल इत्यादि ने और दीपक मिश्रा के पीछे लगकर और उनको जो है वो इम्पीचमेंट वाले दांव देकर और उनको डरा दिया और उसको पूरा नहीं होने दिया। तो इस बार वो यही बात कहेंगे कि साहब ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल, ऑब्वियसली पॉलिटिकल है, मैनिफेस्टो में दिया गया है तो पॉलिटिकल है ही। और इसमें कम से कम ये एक पॉइंट है जिसपे ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी कंसिस्टेंट रही है हमेशा से। जब वो है एनडीए 1 बना था तब भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो रहता ही था, लेकिन फिर जब एनडीए का जब बनता था उनका कॉमन प्रोग्राम, तब वो ये 3 मुद्दे साइड में रख देते थे, कह देते थे कि भाई हमारे पास अभी बहुमत नहीं है इतना कि हम इसको करवा पाए, तो इसलिए हमने इसको फिलहाल, और दे वर क्वाइट ओपन अबाउट इट। ऐसी बात नहीं है कि कोई वो छुपा के कर रहे थे, वो कहते थे कि इसको हमने अभी किनारे रख दिया है। और 2014 में भी मैनिफेस्टो में था, 2019 में भी मैनिफेस्टो में था। तो ये जो 3 इश्यूज जो मेन हमेशा से रहे हैं, उसमें से 2 इन्होंने फुलफिल कर दिए हैं। तो यदि वो तीसरा फुलफिल करने जा रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति कैसे कर सकता है? और समय जो है वो अपने हिसाब से वो चुनेंगे, समय के लिए वो ऑपोजिशन को थोड़ी देखेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब की इस पे जो है वो कंसल्टेशन नहीं हुआ। अरे भाई, कंसल्टेशन 2018 में हो चुका है। 2018 में लॉ कमीशन की पूरी रिपोर्ट आई हुई है, और 100 पेजेस से ऊपर की वो रिपोर्ट है, उसको आप देख लें। उसमें जो BS चौहान साहब थे, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर तो बना दिया था। उसके बाद आगे आने की बात थी तो उस समय ये राम मंदिर पे शायद फोकस कर रहे थे, तो दे वर नॉट श्योर अबाउट टेकिंग इट अप। इस बार जो है वो 2 मुद्दे इनके पूरे हो चुके हैं, तीसरा उन्होंने टेक अप कर लिया। और ये कह सकते हैं कि साहब अब क्यों, पहले क्यों नहीं? अरे भाई, 2 साल तो कोविड में खराब हो गए, तो ये भी अलाउंस देना पड़ेगा ना किसी भी सरकार को। तो ये जो मुद्दा है कि साहब की ये एक पॉलिटिकल गैम्बिट है, इसमें मुझे कोई तथ्य अधिक नहीं लगता। जो उसका जो दूसरा पक्ष है कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा, या फिर यहाँ तक जो मुस्लिम पक्ष विशेष रूप से और उनके जो सहानुभूतिकर्ता हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो पर्सनल लॉ है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अभिन्न अंग है। तो उसके जो पहलू हैं वो अलग हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जी। तो आप
अगर मैं क्लैरिटी के लिए कहूं, आप देखते हैं 2024 इलेक्शन से पहले यूसीसी को लेकर बिल पार्लियामेंट में आते हुए, क्योंकि कई बार सोर्सेस क्लेम करते हैं कि हाँ बिल आएगा पार्लियामेंट में। आपको क्या लगता है? क्योंकि हम कानून मंत्री को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि वो कह रहे हैं 13 तारीख तक के लिए इंतजार कर लीजिए, अभी डोंट जंप द गन्स। आप इसको कैसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? आई नो यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट यू आर एन एनालिस्ट हु हैज बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको लगता है ये जो आगामी सेशन है इसमें इसे लेके बिल आ सकता है, टेबल किया जा सकता है, या फिर कुछ चैलेंजेस हैं उससे पहले? बिल तो आ सकता है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास सूचना है, वो ये है कि लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार कर रखा है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि उनके पास तैयारी नहीं है। लॉ कमीशन के पास स्वयं का एक ड्राफ्ट तैयार है। और जो पहले जो बात हो रही थी, जो मेरी सूचना थी, वो ये थी कि वो ड्राफ्ट रखेंगे और ड्राफ्ट के ऊपर ओपिनियंस मांगेंगे लोगों के। लेकिन ड्राफ्ट के ऊपर ओपिनियन ना मांग के उन्होंने जनरल ओपिनियन मांग ली, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि ड्राफ्ट के ऊपर भी अगर लाखों में आ गई ओपिनियन तो फिर क्या होगा। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने इस तरह से कर दिया। अब जो भी ओपिनियंस आ जाएंगी उसको फिर वो ड्राफ्ट बना के या ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करके और भेज देंगे रिकमेंडेशन के साथ में सरकार को। आपको पता है ना, लॉ कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो लॉ सेक्रेटरी है वो स्वयं उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो लॉ कमीशन इवन दो इट इज़ इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही करती है उनको। प्लस जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो लॉ डिपार्टमेंट का ही होता है, सेक्रेटरी जो होता है। तो इसलिए इट इज़ अ क्वासी गवर्नमेंट बॉडी ओनली। तो मेरा विचार है कि ड्राफ्ट संभवतः इनके पास तैयार है। तो वो जो ड्राफ्ट है उसमें जो भी आपके इस समय जो इनके सुझाव आएंगे, और ये जो सुझाव होंगे उसमें से जो इफ़ेक्टिव सुझाव होंगे वो तो कम ही होंगे, वो तो मेरे ख़्याल से दर्जनों की संख्या में ही होंगे। बाकी तो लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की कुछ न कुछ भेज रहे हैं। और कोई डिटेल जो सुझाव आ भी रहे हैं वो कोई डिटेल सुझाव नहीं आ रहे हैं। वो 2 लाइन के, 4 लाइन के, 10 लाइन के, 1 पेज के, इस तरह के सुझाव आ रहे हैं। दे आर नॉट आई वुड से सीरियस सजेशंस। संजय सर, बीते दिनों में जब मैंने डिबेट की है, अब इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स आए वो मैं आपके सामने रखती हूँ। एक तो ये कहा गया, क्योंकि आपने खुद भी लॉ कमीशन का जिक्र किया, 2018 का आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा जी 21st लॉ कमीशन ने ये कहा कि यूसीसी जो है वो डिजायरेबल नहीं है, कि गिवन जो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, उसे देखते हुए इसे इम्प्लीमेंट करना 21st लॉ कमीशन द्वारा ये कहा गया कि डिजायरेबल नहीं है। ये दलील ऑपोजिशन सबसे ज्यादा दे रहा है कि 21st लॉ कमीशन ने जब ये कहा, तो आप 4 साल बाद या 4.5 साल बाद इसकी बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, लॉ कमीशन का काम होता है लॉ बना के रिकमेंड करना। जी। इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना जो है वो सरकार का काम है। तो मेरे हिसाब से यदि लॉ कमीशन ने ये कहा कि इस समय स्थितियां अनुकूल नहीं है, दैट वाज एक्सीडिंग इट्स ब्रीफ। उन्होंने अपना ब्रीफ जो था वो एक्सीड किया था उस समय। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये जो रिकमेंडेशन था वो संभवतः यूनानिमस नहीं था, उसमें कोई डिसेंट भी थे, कम से कम इस पार्ट के ऊपर जिस पे ये कहा गया था कि जो है वो समय उचित नहीं है। तो ये लॉ कमीशन का जो स्कोप है उसमें भी नहीं है कि भाई आपको ये, आप उसको लीगल व्यू में देखना है। जैसे रेफरेंस दिया गया लॉ ऑफ सेडिशन का लॉ कमीशन को, 22nd लॉ कमीशन को, और 22nd लॉ कमीशन ने लॉ ऑफ सेडिशन के ऊपर अपना लीगल व्यू दिया। लॉ कमीशन का काम है लीगल व्यू देना, लॉ कमीशन का काम पॉलिटिकल व्यू देना नहीं है। तो यदि पिछले लॉ कमीशन ने कोई पॉलिटिकल व्यू दी तो मैं उसको कतई कॉग्निजेंस नहीं लेता। दैट्स नन ऑफ देयर बिजनेस कि इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपसे मसौदा मांगा गया, मसौदा बना के दे दीजिए।
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं लॉ कमीशन ने अपनी जो ब्रीफ थी उसको एक्सीड किया था, जो उसका स्पेस था उसको ओवरस्टेप किया था। दूसरी आर्गुमेंट जो दी जा रही है वो असदुद्दीन ओवैसी शरीफ नेता दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे राइट्स जो हैं वो तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 29 तक गारंटीड है, माइनॉरिटीज के राइट्स में गारंटीड है। राइट टू इक्वालिटी की बात वो भूल जाते हैं कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा हुआ उससे कहीं पहले आ जाता है। बार जी जी बार जी एक जी सवाल उठाया जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि फारूक जी अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि मुसलमानों का शरीयत लॉ है और गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना करे जिससे तूफान आ जाए। ये माइनॉरिटीज को ये तो वही स्पेशली पुराना मुस्लिम को ब्लैकमेल और धमकी है कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, हम आग लगा देंगे, हम एक्स कर देंगे, हम वाई कर देंगे। ये पुराने इनके तौर तरीके हैं। उससे तो मैं दैट इज अल्टीमेटली फॉर गवर्नमेंट टू टेक अ कॉल ऑन, क्योंकि इस तरह की धमकियां तो देते रहते हैं। गवर्नमेंट यदि फर्म होती है तो फिर वो परवाह नहीं करती है, जब परवाह नहीं करती है तो ये चुप बैठ जाते हैं। आप देख लीजिए ना, यूपी में इनका जो एटीट्यूड है वो दूसरा होता है, और यहीं कोई थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है जो मुख्यमंत्री दिखता है इनको, तो वहाँ ये उत्पात करने लगते हैं। जैसे कर्नाटका में आपने देखा कि कर्नाटका में मुख्यमंत्री जो थे वो थोड़े से ढीले पड़े रहते थे, तो वो ये उत्पात करते थे। यही काम ये उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं बिल्कुल। यहाँ तक कि साहब वहाँ पर कई लोगों ने तो ये ओपन में आके इसका समर्थन भी किया है उत्तर प्रदेश में। उनको पता है कि अगर बदमाशी की तो उसका क्या इंतज़ाम होगा। तो ये तो धमकी वाली बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि साहब की शरीयत में हमारे लॉ डिफाइंड हैं। ये सारी बातें आपको यदि देखनी है और समझनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 2 डिबेट्स देखनी होगी। एक है 23 नवंबर 1948 की, जिसमें यूसीसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था, और दूसरी है 6 दिसंबर 1948 की, जिसमें आर्टिकल 25 जो आज का आर्टिकल 25 है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 19 था, उसके ऊपर जो डिस्कशन हुआ था। तो अब जहां तक ये कहते हैं साहब हमारा हमेशा से शरीयत ला है, तो उसका उत्तर जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने वही दे दिया था कि भाई जो लोग कहते हैं कि दिस इज इम्यूटेबल, कि अनचेंजिंग लॉ है, हमेशा से लॉ है, उन्होंने कहा कि मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 1937 से पहले पूरे भारत में जो मुसलमान था अधिकतर वो हिंदू लॉ से चलता था। उन्होंने यहां तक कहा कि केरला में ये मारूमुत्तकयम लॉ जो मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल लॉ है, मातृसत्तात्मक जो कानून है, उसको फॉलो कर रहे थे जी। और एनडब्ल्यूएफपी में तो ये आपका शरीयत एक्ट 1937 आने के पहले भारत में पर्सनल लॉ शरीयत के मुताबिक 1937 में आया है, उससे पहले नहीं था। ये सबको जानना आवश्यक है। और जब शरीयत एक्ट आ भी गया तो उसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे किया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जहाँ ट्राइबल लॉ चलता था, कस्टमरी लॉ चलता था, वहाँ पर तो आप ये समझिए कि 1947 तक भी पूरा लागू नहीं हो पाया था। पाकिस्तान में जब वो चला गया उसके बाद वहाँ पर जाकर उसको शरीयत लागू किया। तो 1937 शरीयत एक्ट के पहले पर्सनल लॉ स्पेस में शरीयत सिर्फ और सिर्फ अशराफ वर्ग के यहाँ लागू होती थी। जो बहुसंख्य जो कन्वर्टेड पसमानदा मुसलमान है भारत का, वो हिंदू कानून से चलता था वॉलंटरीली। तो ये जो कहते हैं कि साहब के हम तो शरीयत से चलते हैं, सब बेकार की बकवास है और तथ्यों से भी परे है। एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज आपने कही कि साहब की हमारी जो स्पेस है आर्टिकल 25 की और आर्टिकल 29 की, इससे जो है वो हम गवर्न होते हैं, तो ये हमारा इनएलिएनेबल राइट है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये जो यूसीसी वाली जो डिबेट थी, जिसका मैंने आपको डॉक्टर अम्बेडकर का रेफरेंस दे दिया, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में,
और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब केवल पर्सनल लॉ नहीं होता है, सिविल कोड में हर तरह का लॉ शामिल है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, रेवेन्यू लॉ, टैक्सेशन लॉ, आपका म्युनिसिपल लॉ, ये सारे के सारे सिविल लॉज हैं। इसका कई बार पोर्चुगीज सिविल कोड से वो कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं, तो पोर्चुगीज सिविल कोड जो है जिसको कहते हैं कि साहब गोवा में सिविल कोड लागू है, तो वो जो है वो ओवरऑल सिविल लॉ है, यानी पोर्चुगीज सिविल कोड में सारे कानून शामिल हैं जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे उसमें कानून शामिल है, वो कोई अलग से पर्सनल लॉ नहीं है। और वो भी जो था वो क्रिश्चियन लॉ था, तो इसलिए कई लोग उसकी बात जब करते हैं तो वो भी अनुपयुक्त है, क्योंकि वो क्रिश्चियन लॉ था और उसमें जो है वो कुछ हिंदुओं को कंसेशन दिए हुए थे, आज के हिसाब से वो इनअप्रोप्रिएट है। इसलिए उसका जो लोग कई बार उदाहरण देते हैं वो आज के युग में उचित नहीं है। हालांकि एक बात है उसमें कि सबको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, उसमें क्रिश्चियंस को स्पेशल प्रिविलेजेस थे, वो क्रिश्चियंस को स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं वो आज के भारत में नहीं दिए जा सकते, लेकिन ये अवश्य है कि भाई हाँ, मुसलमान भी जो थे उसी लॉ से गवर्न होते थे वहाँ पे। तो आज भी ऑब्जेक्शन सिर्फ मुसलमानों को है और किसी माइनॉरिटी को नहीं है, जो छोटी माइनॉरिटीज हैं उनको भी नहीं है, पारसियों को नहीं है, और आपके सिखों को नहीं है। हालांकि एसजीपीसी जो है वो मैं उनको तो अलग ही बॉडी मानता हूँ, तो अंग्रेजी सिक्खी अलग ही है, वो असली सिक्खी जो है वो उसको उन्होंने कब्जे कर रखा है। और आप देख लीजिए, और किसी को कोई समस्या नहीं, पारसीज को समस्या नहीं है, जूस को समस्या नहीं है, कोई और छोटी माइनॉरिटीज उनको किसी को समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। अब ये कहते हैं कि साहब ओवैसी की बात कर लेते हैं, चलिए। अब ओवैसी के लिए मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैं उसको पढ़ देता हूँ। वो ट्वीट आप निकाल सकती हैं, मैं आपको भेज दूंगा लिंक उसका। तो ये जो आर्टिकल 19 ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाद में आर्टिकल 25 बना, वो डिस्कशन जो है वो यूसीसी के डिस्कशन के बाद हुआ, यानी यूसीसी वाज आई थिंक आर्टिकल 35 ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो 23 नवंबर को 1948 को उसको डिस्कशन हुआ था, और वो आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला इसीलिए था क्योंकि जो सब्सटेंटिव जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह है वो फंडामेंटल राइट्स में लिया जा रहा था, इसलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला था। ये कहा भी है, इसको कोट भी करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि भाई हम इसको इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं, वो आधी बात कहते हैं। आधी बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आर्टिकल 25 पे हुए वो डिस्कशन को, यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19, उसकी बात नहीं करते। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक चीज, आपको मैं पढ़ के एक चीज सुनाता हूँ जो मैंने ट्वीट पे कोट किया जी। तो क्या हुआ कि मिस्टर मोहम्मद इस्माइल साहिब, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अधिष्ठाता फाउंडर, जो मुस्लिम लीग के कोटे से इलेक्ट हुए थे केरला से, मालाबार के हैं ये, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक कमिटमेंट मूव किया। अब इनके शब्दों में बोल देता हूं मैं। मिस्टर मोहम्मद इस्माइल साहिब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी to put my views before the House on this very important matter. I beg to move. अब amendment क्या उन्होंने move किया वो पढ़ता हूँ। That after clause 2 of Article 19, मतलब आज का Article 25, the following new clause be added. Clause 3. Nothing in clause 2 of this article shall affect the right of any citizen to follow the personal law of the group or the community to which he belongs or professes to belong. ये अमेंडमेंट नेगेटिव हुआ।
ये अमेंडमेंट गिर गया। अब आप बताइए। तो ये आपने अभी जो आपने बातें रखी उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो आपने अभी पर्सनल लॉ को लेकर बात रखी, वो एक्चुअली वो एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है जिसकी तरफ आपने भी ध्यान ड्रॉ किया कि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं है। जबकि इनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि फंडामेंटल राइट मेरे माइनॉरिटीज के जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको सेफगार्ड करना वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही गारंटीड है और दे आर कोर्ट्स फॉर इट। तो पहले तो ये जो डिबेट है कि द स्टेट शेल एंडीवर, इनकी दलील ये है कि इस वक्त स्टेट शेल एंडीवर नहीं कर रही है, स्टेट इज नॉट मेकिंग एंडीवर्स। ये थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि इसको इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये बिल्कुल फालतू की बातें कर रहे हैं। आई कैन इवन से फालतू की बकवास कर रहे हैं, स्पेशली फालतू की बकवास फॉर अ बैरिस्टर जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। और केशवानंद भारती का जो केस है, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच बनी है भारत में, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है 13 मेंबर बेंच, वो केशवानंद भारती का बेंच था। और केशवानंद भारती के बेंच का इशू क्या था? केशवानंद भारती के बेंच का इशू 100% यही था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। और केशवानंद भारती के जजमेंट में क्या होल्ड किया गया था? केशवानंद भारती के जजमेंट में यह होल्ड किया गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट को सरकार या स्टेट बदल सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। यहीं पर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए सरकार जो है, जो फंडामेंटल्स हैं, डेमोक्रेसी है या इलेक्शंस है, आपके इक्वालिटी है, इनको नहीं बदल रहे। ये एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। तो ये जो बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए सरकार को पूरे अधिकार हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स की ही दूसरी एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट जो है, जो फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 जो है, वो पार्ट 3 जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल मतलब उसमें लोग जाकर अपने राइट्स के लिए डायरेक्ट हायर कोर्ट्स को अचीव कर सकते हैं। अंडर 226 जा सकते हैं हाई कोर्ट और अंडर 32 जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो डिमांड नहीं कर सकते कि भाई इसको आप लागू करें ही करें। लेकिन यदि सरकार उनको लागू करती है तो फिर उसको इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ दैट। ये केशवानंद भारती का जजमेंट कहता है। तो इसलिए चूंकि हम ये मानते हैं कि भाई ये बैरिस्टर हैं, इनको इसका ज्ञान है, तो इसलिए ही शुड बी कंडेम्ड फॉर हाइडिंग the most fundamental constitutional principle that has been laid down by the केशवानंद भारती judgment, जिसको लेके ये रोज रोज चिल्लाते रहते हैं कि साहब इससे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इससे ये हो गया, इससे हो गया। और आर्टिकल 25 बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आर्टिकल 25 is not part of the basic structure in the केशवानंद भारती जजमेंट। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है ये स्थिति। अब उसको जो है आप क्विबलिंग कर लीजिए कि शैल एंडेवर का मतलब होता है क्या होता है भाई। शैल एंडेवर का मतलब ये होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये है कि यू विल एंडेवर थ्रू लेजिस्लेशन। इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है कि यू शैल एंडेवर थ्रू स्पीचेस, यू शैल एंडेवर थ्रू सोशल एक्शन।
the directive principles are the guiding principles for future legislations, for creating an equitable society and polity. ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे का जो सिद्धांत है वो भी यही है। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कॉपी पेस्ट है, दैट्स बेसिकली टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो उसके पीछे की फिलॉसफी है वो अगर पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में तो ये स्पष्ट हो जाएगा, और यही स्पष्ट किया गया केशवानंद भारती जजमेंट में। तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? बहुत ही अहम बिंदु आपने यहाँ पर क्लियर किया है, क्योंकि हर डिबेट में जो व्यूअर्स इसे देखेंगे अब उन्हें बहुत क्लैरिटी इस बिंदु पर मिली होगी, क्योंकि एक मेन आर्ग्यूमेंट, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो यही है कि फंडामेंटल राइट नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसे लेकर आपने क्लैरिटी दी। एक और आर्ग्यूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ी देर पहले आप पोर्चुगीज सिविल कोड की बात कर रहे थे, बार बार गोवा का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि हम बैरिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, तो कितने ही इंटरव्यूज में वो आए, उन्होंने सवाल ये उठाया कि गोवा में तो अगर बेटा ना हो तो कितनी 4 शादी का राइट है। इसके अलावा उनका तो खैर चलिए ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, लेकिन एक और सवाल जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 371 ए एंड जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसे में जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं और आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, क्या इसको उस लेवल पर इंप्लीमेंट करना या वहां पर इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल है? मेरे 2 सवाल हैं। देखिए, जहां तक जनजातियों की बात है, एक तो ये आदिवासी शब्द का उपयोग ना किया करें, हम सब आदिवासी हैं। जो मेरा इस पे आपसे ये आपत्ति है, जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द भी है, वो भी जनजाति है, आदिवासी कहीं नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी जो है, ये जिन लोगों ने ये फेक आर्यन इन्वेजन थ्योरी बढ़ाई है, इन लोगों ने आदिवासी, मूल निवासी इत्यादि शब्द जो है उसको उनका आविष्कार किया। तो जहां तक जनजातियों का है, तो जो ऑब्जेक्शंस आए थे, आप जब बात हुई थी, जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, तो जो ऑब्जेक्शंस आए थे उसमें सबसे अधिक विरोध जो है, यूसीसी में भी है, यदि आप देखें जो यूसीसी की डिबेट हुई थी उसमें भी सबसे अधिक विरोध जो है वो आपके जनजातियों के ही बारे में हुआ था, और इसीलिए जनजातियों को एग्जेम्प्ट किया गया था। और उसमें भी यही विचार था, जब कहा था कि भाई इसमें तो यूसीसी के लिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसलिए रख रहे हैं कि इसमें समय लगेगा। तो अब जहाँ तक जनजातियों का प्रश्न है, तो वो जनजातियां बताएं कि मैंने तो किसी जनजाति की तरफ से उठ के किसी को खड़े होते हुए इसको जो है इसका विरोध करते देखा नहीं। जनजातियों को एक एक्सेप्शन मिला हुआ है, उसको रखना है या नहीं रखना है, ये जब आएगी सेलेक्ट कमेटी में बात आएगी, और जब और जो डिस्कशंस होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगा, तब यहाँ पर ये तय होगी। तो जनजातियों के लिए जो जनजाति वाले हैं वो बोलेंगे। ये हजरत ओवैसी कौन होते हैं बोलने वाले? मतलब इन जो है आपके जो मुस्लिम उलेमा हैं, आलिम हैं, इनको क्या एकदम से जनजातियों के लिए एकदम से प्रेम उमड़ पड़ा? वो इसलिए उमड़ मैं पड़ा ना, आपको ये क्योंकि वो बताता हूँ, प्रदर्शन पे आज थे। मैं तो पसमानदा एक्टिविज्म से सबसे पहले तो मैंने ही प्लेटफॉर्म दिया था, तो 90% पसमानदा जो है वो इन शरीयतबाजों के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है। और आप अभी कुछ दिनों में देख लेंगे कि ये खड़े होके जो पसमानदा जो है वो इन आलिम उलमा मौलवी, जो अशराफ मुल्ला मौलाना, जो एक क्लास है, ये AMM क्लास बोलता हूँ मैं इनको, अशराफ मुल्ला मौलाना, इनको पकड़ पकड़ के पीटेगा। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। इन्होंने पूरे इसके ऊपर कब्जा कर रखा है मुस्लिम समाज पे। एक तकलीद का एक सिद्धांत है इनका, जिसमें उनको जो है बेचारों को नकल करनी होती है, अकल नहीं लगानी होती है। तो अब धीरे धीरे जो है हमारा आपका भी यही काम है कि इनको कहें कि भाई अकल लगाओ, नकल बंद करो। ये इनकी किताब में भी कहीं नहीं लिखा है कि नकल करो और अकल मत लगाओ। ये सब मुल्ला मौलाना ने अपने ये है कि साहब नहीं, तुमको तकलीद करनी है, तकलीद नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। इनको तकलीद से बाहर निकालिए। ये पसमानदा जो है ये खुद ही नहीं चाहते। मेरे यहाँ जो पसमानदा एक्टिविस्ट आते हैं वो आके कहते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ तो सारी की सारी एक वो जो निकाह की जो मौलवी साहब आके कराते हैं या काजी साहब आके कराते हैं, उसके अलावा जितनी भी रस्में होती हैं सब हिंदू रस्में होती हैं, और 1937 के पहले थी ही। ये पता है, ये तो रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है। तो जनजातियां क्या करेंगी, जनजातियां क्या चाहती हैं, वो जनजातियां बताएंगी। वो
इनका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है कि ये जनजातियों के बिहाफ पे बोले। और मैंने किसी जनजाति वाले को अभी तक किसी डिबेट पे नहीं देखा बोलते हुए। ये सारा जनजाति के बिहाफ पे जो है ये सब, भाई तुम अपने जो तुम्हारे जो जिनको गुलाम बना रखा है उनके बिहाफ पे भी तुम नहीं, तुमको वो बोलने नहीं दे रहे। पसमानदा तक जो है वो तुमसे इख्तिलाफ रख रहे हैं और तुम जनजातियों के बिहाफ पे बोल रहे हो। इसलिए जनजातियों की जो स्थिति है, वो जो ऑब्जेक्शंस आए हैं, जो बातें हो रही हैं, वो देखा जाएगा। जनजातियों को तो पहले से एग्जेम्पशन मिला हुआ है ना, हिंदू कोड बिल में भी उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो वो प्रश्न जो है क्यों उठाया जा रहा है? कम से कम हमारे अशराफ भाई जो हैं वो तो नहीं उठा सकते। वो तो यहाँ पर शासक रहे हैं, छाती कूट कूट के बोलते हैं ना आके कि हमने जो है वो 800 साल, कोई 800 साल बोलता है, कोई 1000 साल बोलता है, कोई ये कह देता है कि साहब की जो कायनात के शुरू से ही जो है हम यहाँ पर आए थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे पहले आए थे यहाँ पे, कुछ भी बोल देता है। लेकिन जब ये बात आती है तब कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो जो है वो जनजातियों के बड़े पोषक हैं, बड़े उनके लिए मौका मिलता है तो जनजातियों कन्वर्ट करते हैं। फिर भाई जनजातियों के इतने हितैषी हो तो उनको छोड़ दो ना। भारतीय समाज ने, सनातन समाज ने तो कभी भी जनजातियों की जो पद्धतियां थी उनसे छेड़छाड़ नहीं करी। जब तक ये विदेशी शासक यहाँ नहीं आए तब तक जनजातियों की जीवन पद्धति में उनको कभी कोई समस्या नहीं हुई। ये तो हमारे जो मसीही और ये आपके मिल्ली, इन लोगों ने आके कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम तो बहुत अंधेरे में जी रहे हो, जाहिलियत में जी रहे हो, और कुछ यू आर लिविंग इन इग्नोरेंस, और कह के उनको कन्वर्ट करना आरंभ किया। क्यों भाई? इतनी ही उनसे आपको एम्पैथी थी, इतनी ही इनसे सिंपैथी थी, तो उनको उनकी जीवन पद्धति के अनुसार जीने देते, जैसा कि भारतीय समाज ने किया, जैसा कि भारतीय संविधान ने किया। इसलिए ये बोगस आर्गुमेंट है अपनी खाल बचाने के लिए। थैंक यू सो मच संजय सर। आज आपने बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उन्हें डिबंक करने का काम किया है, क्योंकि कई आर्ग्यूमेंट्स को लेकर एक विक्टिम नैरेटिव भी गढ़ा जाता है, और आपने जिस तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट्स और पर्सपेक्टिव के साथ इस विषय पर और अंडरस्टैंडिंग दी है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे तो और ज़्यादा समझ हासिल हुई है इस आधे घंटे के इंटरव्यू के माध्यम से, और मुझे पूरा यकीन है जो दर्शक इसे देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आभार सर। धन्यवाद अदिति जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर।